तो एपी का ना मैंने कल आपको क्वेश्चन करवाया था फर्स्ट नेगेटिव टर्म, समझ में आ गया था, जिसमें आप इक्वल टू 0 करके एक होल नंबर की वैल्यू निकालोगे, उससे +1 करोगे, यू विल गेट योर फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अब आते हैं, इसी में ऐसा क्वेश्चन है, द सम ऑफ थर्ड एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी। आपका सिलेबस तो बिल्कुल कंफर्टेबल स्पीड पे चल रहा है, ठीक है। आने के बाद टेस्टिंग हो जाएगी, तो जो भी आपके पेंडिंग काम होते हैं ना उसको पूरा कर लिया करो। छुट्टी का मतलब ये होता है कि जो आपके थोड़े बहुत पेंडिंग काम है, कोई वर्कशीट आपने नहीं रिवाइज की हुई, क्लास में काम नहीं हो रहा है, पर घर पे आप वो कवर अप कर लेते, बस इतना सा छुट्टी का काम है यहाँ पर देने का। या जो हम लोग भी ब्रेक लेते हैं वो यही करते हैं कि आप लोग को अपना पिछला रिवाइज करने का एक टाइम मिल जाए, ठीक है। 10th है, अब ये तो सोचना नहीं है कि पढ़ना नहीं है हमने, ठीक है। एक दिन ना पढ़ोगे, 2 दिन नहीं पढ़ोगे, तीसरे दिन अपने हॉलीडेज को यूटिलाइज करो टू फिनिश ऑफ योर वर्क, ठीक है। The product is 8. Find the sum of first 16 terms of the 8. अगर आप 6th 7th के बच्चे होते ना और मैं पढ़ा रही होती आपको, तब मैं कहती कि ठीक है छुट्टी में कुछ नहीं करना, एंजॉय करो, कुछ नहीं पढ़ना। और अब 10th के बच्चे हैं, है ना, तो हमें क्या करना है, जो छुट्टी आपको जो भी ब्रेक मिलती है किसी भी सब्जेक्ट से, आपको किसी भी छुट्टी मिल रही है, आप उसको पेंडिंग वर्क, पिछला जो कुछ नहीं समझ में आया या जो पेपर्स में गलतियां हुई है, उन सबको रिवाइज करने में लगा दो, ठीक है। आपको बस इतनी एक लेजर मिलता है कि आगे काम नहीं हो रहा है। समझ में आ गई बात नहीं, चलो। द सम ऑफ थर्ड एंड सेवंथ टर्म, ये भी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। एग्जाम्पलर में ना 3 स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स दी है, वो अभी नहीं करवाऊंगी, विल सी लेटर ऑन। एपी में टेस्ट वगैरह 2-3 करवा दे तब करवाऊंगी, अभी मैं करवाऊंगी आपको साथ में एग्जाम्पलर के क्वेश्चन। कल मैंने एपी की वर्कशीट शेयर कर दी थी, है ना, उसमें काफी क्वेश्चन होंगे एग्जाम्पलर के भी, आप वो स्टार्ट कर सकते हो। एडवांटेज ये है उसके आंसर्स दिए हुए हैं पीछे सारे, वो ऑलमोस्ट चेक दिए हैं, क्योंकि पिछली बार वर्कशीट शेयर की थी तो किसी ने आंसर में ऐसा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट की थी, ठीक है ना। जो भी होगा वो चेंज हो गया होगा, और अगर हाँ तो ऑब्वियसली चेंज हो ही जाएगा अगर कोई आंसर फिर भी गलत हुआ। चलो, सम एंड थर्ड टर्म्स और थर्ड एंड सेवंथ टर्म, तो क्या करोगे, थर्ड टर्म क्या होती है, a+2d। सेवंथ टर्म क्या होती है, a+6d, किसके इक्वल है, 6। तो 2a+8d किसके इक्वल है, 6। a+4d किसके इक्वल है, ठीक है। और यही इनका प्रोडक्ट निकाला, किनका प्रोडक्ट निकाला, थर्ड टर्म एंड सेवंथ टर्म, a+2d इंटू a+6d, द प्रोडक्ट इज 8, दैट इज ऑल्सो फाइन। अब क्या करना चाहिए हमें, ये प्रोडक्ट में है, यहाँ सम है, तो इसमें सबसे इजी वे क्या होता है, इस a की वैल्यू निकालो, 3 - 4d, पुट दिस वैल्यू हियर, 3 - 4d प्लस 2d, 3 - 4d प्लस 6d, क्लियर हो गया। तो ये आ जाएगा 3 - 2d, और ये हो जाएगा 3 + 2d इज इक्वल टू 8। 9 - 4d² इज इक्वल टू 8, ठीक है। और जब इससे सॉल्व करोगे तो 4d² इक्वल टू 1 आ जाएगा, d² की वैल्यू 1/4 और d की वैल्यू ±1/, यहां तक करो, इसके बाद हम देखते हैं क्या करना है। ये भी क्वेश्चन पेपर में एज इट इज पेपर में आ जाता है, एग्जाम्पलर का ही है। ठीक है, अब d की वैल्यू आ गई ±1/2,
तो डी की दो वैल्यूज है, एक 1/2 और एक -1/2, और हमने ए की वैल्यू क्या रखी हुई थी, 3 - 4d। तो अगर डी की दो वैल्यूज है तो ए की भी दो वैल्यूज आ जाएंगी, 3। यहाँ पे लेकर गई, जब -1 हुआ तो -1 आ गया, है ना। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने हमेशा आपको ये कहा था, मैं हमेशा क्या करती हूँ, जो मेरा वेरिएबल वाला टर्म होता है ना, मैं उसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है। तो और मैंने मतलब इंस्टिंक्ट और इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है कि अगर मैं इसको यहाँ मूव कर दूंगी तो आंसर मेरा प्लस में आएगा। तो आई बी नॉट बी बॉदर्ड बाय नेगेटिव साइंस, मेरा एक स्टेप कम हो जाता है कि दोबारा वो नेगेटिव साइंस को कैंसिल नहीं करना पड़े, इसलिए। तो ए की वैल्यू निकाल लेंगे। जब डी 1/2 है तो ए कितना दिया हुआ है, 1। इफ d is 1/2, a is 1। इफ d is -1/2 तो a कितना हो जाएगा, 3 + 2 कितना आ जाएगा। तो आप दो एपीज बनाओगे विद a as 1, b as 1/2 एंड a as 5, b as -1/2। दोनों एपीज बनाकर दोनों में सम ऑफ 16 टर्म्स लिखोगे। समझ में आ गया कि जो ये कंडीशन है ये दो एपीज फुलफिल कर सकती है। कितना क्लियर हो गया सबको। थोड़े बहुत एग्जाम्पल के क्वेश्चन करवाऊंगी मैं आपको, प्लस आपको जो वर्कशीट शेयर की है प्लीज उसे सॉल्व कर लेना, उतनी ही कर लो, बहुत है, उससे ऊपर नहीं करना। और उसमें एग्जाम्पल के क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया हुआ है। हाँ हाँ, जरूरी नहीं है फर्स्ट टर्म ही सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस भी सेम नहीं है, आ भी सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन नंबर्स, आपने देखना है दोनों को। ठीक है। तो आपका फर्स्ट इस वाले एपी में क्या हो जाएगा, मतलब अगर मैं a = 1, b = 1/2 लेती हूँ तो एपी क्या हो जाएगी, 1, देन 3/2, देन 2, सो ऑन। और अगर मैं a को 5 ले रही हूँ, d को -1/2 ले रही हूँ तो d 5, AP1 देन 4.5 हो गया विच इज 9/2, -1 बाय करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई टर्म सेम ना आए, बेसिकली आप एलसीएम निकालते हो, कौन सी टर्म सेम आएगी वो एलसीएम से निकलता है, कहीं ना कहीं आकर तो क्लैश करेंगे ही। इससे अगर अपनी लीनियर इक्वेशन याद हो तो अगर आपको ए और डी पता लग गया है ना, और आप जनरल टर्म एन में बना रहे हो तो आपके पास वेरिएबल वो ही बन गया ना, कोऑर्डिनेट में एक स्ट्रेट लाइन ही बन गई। तो दो स्ट्रेट लाइन जब तक वो पैरेलल नहीं है कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेंगे। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स ही बनाना है एपी भी, है ना। तो अगर वो टू वेरिएबल्स में हम लिख रहे हैं, टू वेरिएबल्स क्या हुए, एक जगह पे मैं ए एन शो कर रही हूँ, एक पे एन लगा रही हूँ, है ना, मैंने ऐसे ही बनाया ना, an = a + n - 1d। आपको ये नहीं पता, ये वेरी करती रहेगी, किस पे, एन पे डिपेंड करता है। तो आपको ए दिया होगा और डी दिया होगा, तो जनरल टर्म जैसे यहाँ पर 1 + n - 1 × 1/2 ऐसे आएगा। तो आपने लिखा an = 1 + n/2 - 1/2। अब तुमने सॉल्व किया, an = 1/2 + n/2, ये आ गया। सो बेसिकली यू आर सेइंग एक नंबर है an जिसमें आपने क्या करना है, n + 1/2। ठीक है। अब अगर मैं इसे ग्राफ पे प्लॉट करती हूँ एज y = x + 1/2, ऐसे ही अगर हम प्लॉट करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन तो बनी जाएगी ना। एक को y एक्सिस पे शो कर दिया, एक को x एक्सिस पे शो कर दिया। ठीक है। एक को y पे शो कर दिया an, और एक को x पे शो कर इसको जो है उसको x एक्सिस पे शो कर दिया। तो एक स्ट्रेट लाइन तो बनी जाएगी, जैसे मर्जी बने, है ना। ऐसी दूसरी वाले से भी बन जाएगी, तो कहीं ना कहीं तो क्लैश करेगी। टर्म सेम आ सकती है पर वो कौन सी आएगी वो आपके नंबर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है ना, आपने कौन से कोएफिशिएंट लिए हैं। क्लियर हो गया बच्चों। आ जाओ, दूसरा क्वेश्चन करवाती हूँ। हो गया ना। अब एपी के ना, हाँ ये 3 मार्क्स में आता है।
अब जो मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ ना, ये पेपर में आपके आ जाते हैं, आपके टर्म पेपर्स में सारे एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हैं, तो जैसा थोड़े से डिफरेंट। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है। इफ द नंबर्स n-2, 4n-1 and 5n+2 are in AP, find the value of n। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ना आपको दिख जाता है। एक ये है और एक एबीसी करके है, वो भी बताती हूँ, मैंने वर्कशीट में लिखा होगा। हाँ जी, तीन टर्म्स एपी में है, तो क्या कर सकते हैं हम, कॉमन डिफरेंस को सेम करना है। तो 4n-1 -n-2 इज सेम एज 5n+2 -4n-1। समझ में आ गया। और दिस इज अ फैक्ट, जब पहली बार क्वेश्चन दिया जाता है तो कोई ना कोई बच्चा जरूर होता है कि मैम क्या करेंगे इसमें। समझ में आ गया ये। तो यहाँ पर आपको कॉमन डिफरेंस को सेम करना है, +2 5n+2 -4n+1। तो यहाँ से आ जाएगा 3n+1 और ये आ जाएगा n+3। 2n इज इक्वल टू 2, n की वैल्यू क्या आ गई 1। ऐसे ही क्वेश्चंस हैं तीन चार जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे आपको तीन टर्म्स दी जाएगी और कहा जाएगा दे आर इन एपी, नाउ फाइंड द मिसिंग वैल्यू। ठीक है। जैसे अगर मैं कहूं इफ द टर्म्स 9b17 आर इन एपी, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। 17 लिखना था, 9b17 है, तो आप लिखोगे b-9 इज इक्वल टू 17 - b, 2b इज इक्वल टू 17 + 9 विच इज इक्वल टू 26। तो b की वैल्यू क्या आ गई 30। क्लियर हो गया। ठीक है। और एक क्वेश्चन ऐसा है इसमें, 2p+1 13 5p-3 are in AP, find the value of p। क्लियर हो गया बच्चे सबको ये। ठीक है। अब यहाँ पे p की वैल्यू क्या आती है 4। द वैल्यू ऑफ p इज 4। ठीक है। चलो अब नेक्स्ट लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ मिडल मोस्ट टर्म या टर्म्स ऑफ द एपी। -11 -7 -3 so on till 40। ये एपी है,
इसकी मिडल मोस्ट टर्म या तो एक होगी या दो होगी, वो निकालनी। +4। ठीक है, देखो मिडल मोस्ट टर्म निकालने को कहा है। अब ऐसा क्यों कहा है कि मिडल मोस्ट टर्म और टर्म्स? नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो सकती है, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो सकती है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन होती है, जैसे 10 टर्म्स है, तो सेंटरलाइज टर्म कौन सी होगी? 5 5 हो गया, तो कोई एक टर्म सेंटर में नहीं आती। अगर मैं फर्स्ट 5 को छोड़ के 6 को पिक करती हूँ, तो उसके आगे 4 नंबर्स हैं। If I pick up the fourth term, तो उसके आगे 6 नंबर्स हैं, ऐसे 3 नंबर्स हैं। सो आई कैन नॉट गो फॉर वन पर्टिकुलर टर्म। यहाँ पर हम दो सेंट्रलाइज मानते हैं कि अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल 10 टर्म्स आर देयर, तो पहले 4 रखोगे, फिर 4 रखोगे, और फिफ्थ और सिक्स सेंट्रलाइज में टर्म्स आ गए। ठीक है, एंड इफ नंबर ऑफ टर्म्स आर 11, तो 5 इधर 5 इधर, एक बेचारा इधर बैठा हुआ है, तो दैट इज द सेंटर मोस्ट टर्म। तो इवन नंबर्स में दो मिडल मोस्ट टर्म्स होती हैं, ऑड नंबर्स में सिंगल एक मिडल मोस्ट टर्म होती है। ये टॉपिक इसलिए समझना पड़ रहा है क्योंकि हमने मीडियन नहीं किया क्लास 9 में। अगर क्लास 9 में मीडियन का कॉन्सेप्ट किया होता ना स्टैट्स में, तो ये चीज नहीं, ज्यादा समझने में मुश्किल नहीं आती। 10th में अब कर लीजिए, मीडियन डिलीट हो चुका है। मीडियन स्टैट्स में, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल नहीं। चलो, तो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट टर्म इज -11, कॉमन डिफरेंस इज -7 + 11 विच इज 4, लास्ट टर्म इज 49। so we will find the number of terms। तो 49 is equal to -11, n-1 into 4, कितना आ जाएगा ये? 60 डिवाइडेड बाय 4, n-1, n की वैल्यू क्या आ गई? 60। अब मिडिल मोस्ट टर्म कैसे निकालेंगे? आपका एन इवन आ गया ना, तो एक बार ही इवन को डिवाइड बाय 2 कर दो, और एक बार ही डिवाइड बाय 2 करके +1 कर दो। आपने एक तो 8th टर्म लेनी है और एक 9th टर्म। समझ में आ गया? जो भी इवन नंबर आता है उसको डिवाइड बाय 2 कर दिया मैंने। ऐसे क्या होता है कि डिवाइड बाय 2 करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऑलरेडी वो डिविजिबल बाय 2 है। तो एक बार डिवाइड बाय 2 कर दिया, और उसी में मैंने 1 प्लस कर दिया। So I get 8 and 9, two consecutive terms। तो वैल्यू ऑफ मिडिल मोस्ट टर्म मुझे A8 निकालना है और A9 निकालना है। I need to find the value of A8 and A9। A8 कितना आ जाएगा? -11 + 7 into 4, 44, 7 into 28। तो ये आ जाएगा 17। 17 में 4 ऐड कर दोगे तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 21। -11 + 8 into 4, 32। So these are the two middle most terms। ठीक है, अब आपके लिए ऐसा ही एक फॉर्मूला क्वेश्चन और है, लिखो। इरेज कर रही हूँ, ये सबने लिख लिया ना? तो नेक्स्ट है, फाइंड द सम ऑफ टू मिडल मोस्ट टर्म्स ऑफ द एपी -4/3, -1, -2/3, so on till 4 and 1/3।
नंबर ऑफ टर्म्स आपने निकालनी है। यहाँ से आप लिखोगे 13/3 इक्वल टू -4/3 प्लस n-1 1/3। तो 3 थ्रू आउट तो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास बन जाएगा -3। हाँ, n की वैल्यू आ जाएगी 18। नंबर ऑफ टर्म्स आर इवन। वैसे भी टू मिडल मोस्ट टर्म्स कहा था, तो आपने क्या करना है, 18/2 9th टर्म एंड 10th टर्म। और सम कहा है तो आपने A9 प्लस A10 करना है। A प्लस 80 A प्लस 90, तो ये आ जाएगा 2A प्लस 17। डायरेक्टली निकाल दिए, -8/3 प्लस 17/3। हाँ, सम 3 आएगा। ठीक है, इंडिविजुअल टर्म्स निकाल कर भी ऐड कर सकते हो, सम 3 कहा है तो वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, लिखो द सम ऑफ फिफ्थ एंड सेवेंथ टर्म, seventh terms of an AP is 52 and 10th term is 46. Find the AP. फिफ्थ सिक्स सेवन तीनों टर्म्स निकाल सकते हो, A+4D, A+5D, A+6D। हमारा आंसर ए और डी में ही आ जाएगा। इक्वेशन तो ए और डी में चाहिए ना हमें। कर सकते हैं, सम ऑफ फिफ्थ मतलब फिफ्थ टर्म लिया, और इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसमें S5 S7 नहीं दिया हुआ है, फिफ्थ एंड सेवेंथ टर्म का हुआ है। ये सम 52 के इक्वल है और 10th टर्म 46 के इक्वल है। तो इन दोनों से टू इक्वेशंस, टू वेरिएबल्स हमारे पास बन जाएंगी। ठीक है, सो विल गेट द वैल्यू ऑफ ए एंड डी, और फिर अगर एपी लिखनी है तो उसकी पहली तीन टर्म्स एंड डॉट डॉट डॉट। क्लियर हो गया इतना? चलो नेक्स्ट करो इसको। क्या आ रहा है, A5 आ रहा है? अच्छा, कॉमन डिफरेंस 5 आ रहा है। ए कितना आ रहा है? 1। A+4D, A+6D is 52, 2A+10D is 52, A+5D is 26, और A+9D जो है वो 46 के इक्वल होगा। तो मैंने यहाँ पर A+9D 46, A+5D 26, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। 4A इज 20, 4D इज 20, D की वैल्यू 5 आ गई। अब जो डी की वैल्यू है उसको हमने पुट किया तो ए की वैल्यू 1 है। ठीक है ना, तो एपी आपने क्या फॉर्म करनी है, पहले लिखना है 1, फिर 6, फिर 11, और फिर आगे लिखो ना लिखो
You'll put on 3 dots that the AP continues like this. क्लियर हो गया इतना? नेक्स्ट लिखना है आपने. अब ये क्वेश्चन ना पेपर में आ भी जाता है. If the ninth term of an AP is 0, ninth term of an AP is 0, prove that its 29th term is twice its 19th term. A90 है तो A प्लस 8D इक्वल टू 0 है ना. और उसने क्या कहा है? A29 2 टाइम्स A19. तो A29 की वैल्यू क्या है? A प्लस 28D. A19 की वैल्यू क्या होगी? अब क्या करेंगे? A की वैल्यू यहां से रख देंगे, -8D. पुट -8D है तो ये आ गया 20D. और यहां से 8D पुट किया तो ये आ गया 10D. तो क्या हमने प्रूव कर दिया नंबर्स को लेकर दैट 29th इज ट्वाइस ऑफ 19. 29th term is 2 times the 19th term. Hence proof. क्लियर हो गया इतना सबको? समझ में आ गया सबको ये? ठीक है, नेक्स्ट लिखो. Now this one again एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है. द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP is 33 if the product of the first and the third term exceeds the second term by 29. Find the AP. The sum of first 3 terms of an AP is 33. Product of first and third term exceeds the seventh term by second term by 29. तो इसको ना क्वेश्चन को ध्यान रखना है. यहाँ पर थोड़ा सा इसको आसान करने के लिए आपने क्या करना होता है, इसमें सॉल्व मत करना अभी, इसके बाद सॉल्व करना इजी हो जाएगा. इफ यू टेक योर फर्स्ट टर्म एज ए, कॉमन डिफरेंस एज डी, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. पर थोड़ा कैलकुलेशन में लंबा हो जाता है. सो व्हेनेवर 3 टर्म्स आर गिवन टू यू, एपी की 3 टर्म्स दियो और सम दिया हो, ठीक है, तो तब हम सपोज करते हैं लेट द टर्म्स ऑफ द एपी बी. तो 3 टर्म्स एपी का हम क्या मान लेंगे उसको? तो आपने लेना है ए माइनस डी, ए प्लस डी. इससे फायदा क्या होता है? आपको सम दिया होगा, आपका क्वेश्चन डी में नहीं आएगा, डी की वैल्यू डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएगी, ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी. सो व्हेनेवर ट्रिक होता है, जैसे इजी वे है, शॉर्टकट वे है करने का. सो व्हेनेवर 3 टर्म्स इन एपी आर गिवन टू यू, आप उसको अपने कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व कर सकते हो. ए प्लस डी, ए प्लस 2D कर सकते हो, लेकिन उससे क्या होगा? आपके पास इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स हो गए. बात वही है, क्वेश्चन वही सॉल्व होगा, लेकिन अगर हम उसे डायरेक्टली ऐसे सॉल्व कर लें, वी टेक द 3 टर्म्स एज ए माइनस डी, ए प्लस डी. ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अगर हमने ये वाला सीक्वेंस लिया है एपी का, तो फर्स्ट टर्म ए माइनस डी है, ए नहीं है. सेकेंड टर्म ए है, थर्ड टर्म ए प्लस डी है. तब गलती क्या होती है? हम कहते हैं ए की वैल्यू आ गई, फर्स्ट टर्म आ गई, ठीक है, क्योंकि हमारे माइंड में वो फिक्स किया होता है. ये शॉर्टकट वे है कि जब भी आपको 3 टर्म्स दी हो
तो आप एपी की 3 टर्म्स को ले लो, ए माइनस डी, ए प्लस डी। हाँ तो क्या हो गया उसमें, फिर एक सिंगल वेरिएबल होगा ना, फिर डी को रिप्लेस नहीं करना होगा, उसको स्क्वायर नहीं करना होगा। हाँ क्योंकि वो सम दिया ही होगा आपको। ठीक है, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी। तुम आज ना आराम से इसको घर पे काम करोगी ना जब, तो करके देखना। आप अगर उस क्वेश्चन को ले तो थोड़ा लंबा हो जाता है। A11 आ गया, कुछ नहीं होगा, यहाँ पे ए प्लस डी आ जाएगा, तब आपको ये देखना है कि मिडल मोस्ट टर्म आपकी 11 आ गई। ठीक है, तो ए की वैल्यू 11 आ गई, तो डायरेक्टली मैंने कह दिया टर्म्स आर 11 माइनस डी, 11, 11 प्लस डी। एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाता है। अब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड का है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 11 माइनस डी, 11 प्लस डी। तो एक बात कुछ नहीं है, वो कैलकुलेशंस भी कर लोगे, पर दिस इज द लिटिल मोर इजियर बिकॉज 11 का स्क्वायर करना आसान है, वही ए स्क्वायर डी स्क्वायर दिया हो, है ना। बस वहां पर मुश्किल होती है और कुछ नहीं। एक्सीड्स द सेकंड टर्म क्या थी, 11 प्लस, एक्सीड्स द सेकंड टर्म बाय 29, तो सेकंड टर्म इज 11, उससे एक्सीड कर रहा है 29 से। तो देखो तुम्हारे पास ना कुछ नहीं करना, आपको दोबारा से सब्स्टिट्यूशन वगैरह कुछ नहीं करते, यू डायरेक्टली हैव द आंसर 121 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 40। डी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 81, और डी किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस माइनस। तो तुमने ए वैल्यू निकाली हुई है 11 है, डी जो है वो +9 हुआ, तो यहाँ 11 माइनस 9 करोगे विच इज 2, 11 प्लस 9 करोगे विच इज 20, ये एपी बन जाएगी। इफ डी इज 9, इफ डी इज -9, तो आपके पास एपी बनकर आ जाएगी 20, 11 एंड 2, दोनों एपी लिख कर आएंगे। इफ, हाँ रिवर्स ही होगा, पर आपने दोनों लिखनी है। इफ डी इज 9, 2, 11, 20, इफ डी इज -9, 20, 11, 2। क्लियर हो गया। क्वेश्चन सॉल्व दूसरी तरफ से भी हो जाता है, लेकिन जब भी 3 टर्म्स दी हो तो हाई चांसेस है कि उनका सम दिया होगा, और सम की वजह से आपके पास मिडल मोस्ट टर्म आ जाएगी, आपका पूरा क्वेश्चन एक वेरिएबल में सॉल्व हो जाएगा। क्लियर हो गया। अच्छा किसी ने नहीं पूछा कि मैम अगर नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो, 4 हो, अच्छा नंबर ऑफ टर्म्स 5 हो तो क्या लेंगे, सबने नोट कर लिया, ये हो गया ना। ठीक है ना, तो जब भी नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होती है ना, बड़ा आसान होता है, सेंटर वाली टर्म को ए लिख दो, यहाँ पे ए माइनस डी, ए माइनस 2d, यहाँ जाएगा a प्लस डी, a प्लस 2d। जस्ट ऑब्जर्व द पैटर्न, इफ द नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑड देन इट्स वेरी इजी टू सेंटर मोस्ट टर्म को ए रखकर लेफ्ट राइट में -3 +3 करते रहो। हाँ अगर इवन हो तो क्या हो। अच्छा इस वाली एपी में जब भी नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, तो आपका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डी। ठीक है, तो whenever the number of terms are even, 4 टर्म्स जैसे अगर मुझे लेनी है, सबसे बेसिक वाला जो हम करेंगे, 2 टर्म्स तो एपी में होती नहीं ना, 3 टर्म्स सही होती है, तो अगर 4 टर्म्स है तो आपने क्या करना है, a माइनस डी, ए प्लस डी, कॉमन डिफरेंस 2d का होता है, तो यहाँ आ जाएगा a प्लस 3d, a माइनस 3d। तो मैं क्या कहती हूँ कि नंबर ऑफ टर्म्स 4 है, 4 से एक कम करके 3, 3d से स्टार्ट कर दो, a माइनस 3d, 2d का डिफरेंस लेना है, a माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस डी। बात समझ में आ गई, मतलब अगर नंबर ऑफ टर्म्स 6 होंगी तो आप d के साथ कौन सा कोएफिशिएंट लगाओगे, 5। ठीक है, तो a माइनस 5d, फिर दो दो की जंप लेनी है, a माइनस 3d, फिर दो की जंप लेनी है, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, a प्लस 5d। 6 टर्म तक कोई नहीं आने वाला, 4 टर्म तक मैक्सिमम आता है ना, 6 तक नहीं आने वाला। ये सिर्फ एक पैटर्न ऑब्जर्व करवाने के लिए, जैसे 5 टर्म्स की बहुत रेयर चांस है कोई क्वेश्चन आ जाए, अगर आ जाता है वेल एंड गुड, नहीं आता है तो आपको पता है कि आपने कैसे इसे सॉल्व करना है। समझ में आ गई बात, ये सबको क्लियर है। और टर्म इतना आसान होता है, मिडिल मोस्ट टर्म को ए फिक्स करके लेफ्ट हैंड राइट पे माइनस बी प्लस सी करके हमने टर्म्स ले ली, बट इवन है तो हमारा कॉमन डिफरेंस डबल हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने याद ऐसे किया हुआ था, मतलब रट्टा मारने वाली बात है कि अगर इवन टर्म्स में 4 दिया है तो हमारे डी का कोएफिशिएंट स्टार्ट हो जाएगा माइनस मतलब 3 से, तो -3d, उसके साथ काउंटर में +3d, फिर यहाँ से हम लोग रिड्यूस करते जाएंगे और वहां पर ऐड करते। क्लियर हो गया इतना, क्लियर होगी बात नहीं। अब क्वेश्चन है हमारे पास, आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया, इसके बाद
नेक्स्ट लिखो, जैसे कि लिखा होता है split 207 into 3 parts such that these are in AP. Product of two smaller parts and product of two smaller parts is 4623. A minus D, A plus D. किसको स्प्लिट कर रहे हो? तो सम ऑफ 3 टर्म्स क्या होगा? 207, ठीक है ना? A माइनस डी, ए प्लस सी, इनका एक्चुअल सम क्या होगा? 207। तीनों को ऐड कर दिया तो आपके पास 3A किसके इक्वल आ जाएगा? 207। तो आपकी मिडिल मोस्ट टर्म आ गई 69। ठीक है, आपके पास टर्म्स क्या बन जाएंगी? 69 माइनस 3, 69, 69 प्लस 3। प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉलर पार्ट्स किसको लोगे आप? इंटू 69, और वो दिया हुआ है 4623। तो आपकी कैलकुलेशन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा आसान हो जाती है। इट इज 4623। तो 69 माइनस डी, यहाँ से 4623 को डिवाइड कर दोगे 69। हुआ नहीं बच्चों अभी तक? 4623 is divisible by 69। 23 से देखो कट जाएगा, ये 3 से जाता है, 23 टू जा 46, 0 1 आ जाता है, और 3 भी जाता है यहाँ से, ये आ जाएगा 6 देन 7। तो 69 माइनस डी इज इक्वल टू 67। डी की वैल्यू क्या आ गई? -2 है ना? नहीं, डी की वैल्यू +2 है। डी इज इक्वल टू +2। ठीक हो गया? तो डी की वैल्यू +2 है हमारे पास। यहां से आ जाएगा 69, 69 -2, 67, 69 +2, 71। The three parts are क्लियर हो गया? अब इसके बाद जो इसमें जरूरी है क्वेश्चन वो लिखो। इतना क्लियर हो गया बच्चों? फाइंड द सम ऑफ find the sum of all 11 terms. Find sum of all 11 terms. अगर एपी का सिर्फ एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी कर ली बहुत है, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स ऑफ एन एपी whose middlemost term is 30.
Find the sum of all 11 terms of an AP whose middlemost term is 30. कितनी टर्म्स है? 11. मिडलमोस्ट टर्म कौन सी हुई? 5 इधर मिडल वाला. आपने क्या करना होता है? 11 को इवन बनाना है, डिवाइड बाय 2 कर देना. नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होना तो उसको इवन बनाएंगे, +1 करके, माइनस करके नहीं. उसमें एक ऐड कर दो तो इसमें आ गया 12/2. 6th टर्म विल बी द मिडल मोस्ट टर्म. तो A6 किसके इक्वल दिया हुआ है? 30. अच्छा, A6 को हमने अगर एक्सप्रेस करना है तो क्या होता है? A + 5B. अच्छा, क्या करेंगे इसके बाद? अब तो हम रुक गए, लेकिन हमें सम का 11 टर्म्स निकालने के लिए. तो S11 का फॉर्मूला क्या होगा? 11/2 2A+. अब कुछ कर सकते हैं. S11 11/2, यहां से 2 कॉमन ले लिया. समझ में आ गई बात? ये A + 5D की वैल्यू आपको 30 दी हुई है. 11 × 30, आंसर विल बी 330. मुझे नहीं पता इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, ना मैं निकाल सकती हूँ, ना ही मुझे दिया हुआ है इसका कॉमन डिफरेंस क्या है. लेकिन अगर मैंने मुझे कहा जाएगा 11 टर्म्स का सम निकालो तो वो मैं निकाल सकती हूँ. बात क्लियर हुई? मैंने सिर्फ देखा कि A6 का हमारा AP के फॉर्मूला से नोटेशन क्या बनता है. ठीक है, दैट इज A + 5D. अब सम ऑफ 11 टर्म्स को मैंने फॉर्मूला में पुट किया तो आई गेट एन एक्सप्रेशन विच इज सेम एज योर A + 5D विच इज द 6th टर्म. क्लियर हो गया? तो मुझे कुछ नहीं करना, A + 5D जगह 30 पुट करना है, मेरे पास सम आ जाएगा. क्लियर हो गया? ऑन द फेस ऑफ इट क्वेश्चन लगेगा कि मुश्किल है, समझ नहीं आ रहा, बट ऐसा नहीं है ये. इतना क्लियर हो गया? नेक्स्ट लिखो. If the sum of first 6 terms, sum of first 6 terms of an AP is 36 and sum of first 16 terms of an AP is 256. Find the sum of 10 terms. मैं सारे क्वेश्चंस तो अभी नहीं करवा पाऊंगी, जो जो मुझे करवाने हैं, पर थोड़े से जो इंपॉर्टेंट वाले मुझे लगते हैं वो मैं करवा रही हूँ. आपने ना इसके अभी छुट्टी ब्रेक में एपी का पूरा ये वर्कशीट, पूरा एग्जाम्पलर सॉल्व कर लेना. कुछ तेरे मेरे क्वेश्चंस जो सिर्फ दिमाग को आपको चलाएंगे वो वाले क्वेश्चंस हैं, उतने कर लेना, प्लस वर्कशीट कर लेना. ठीक है? तो हो सकता है कोऑर्डिनेट ना स्टार्ट करवाऊं, वो आने के बाद ही हम लोग स्टार्ट कर लें. ठीक है? हो सकता है आपकी क्लास कल ना लूं बिकॉज योर सिलेबस वेरी कंफर्टेबल. आपका सिलेबस बहुत कंफर्टेबल पेज पे है. एपी अब हो भी चुकी है, मे का एंड अभी तक लगा लो, मतलब अगर ये हॉलीडेज ना होती आपकी एपी बिल्कुल कंप्लीट थी, है ना. उसकी टेस्टिंग भी हो जाती. तो आप ब्रेक के बाद ना अपनी क्वाड्रेटिक की फर्स्ट 3 चैप्टर्स, मुझे लगता है कि हमने पूरे एग्जॉस्ट करके टेस्ट लिया उसका. फर्स्ट 3 चैप्टर्स हमने बहुत अच्छे से टेस्ट लिया है. ठीक है? सो आई वांट अपना क्वाड्रेटिक और एपी रिवाइज करके रखना. आते ही विद इन दैट वीक मैं एपी का टेस्ट तो ले ही लूंगी आपसे. समझ में आ गया? 10th है, हम फाइनल बोर्ड्स को टारगेट करें ना. अपने टॉपिक्स को, जो अरिथमेटिक वाले, जो एल्जेब्रा वाले टॉपिक्स हैं, उनको इतना अच्छा कर ले कि ज्योमेट्री प्लस बाद में एक्सर्शन रीजनिंग पे टाइम लगा सके, केस स्टडीज पे टाइम लगा सके. वो टारगेट करे 2 नंबर को भी कि हमने वो भी गलत नहीं करने हैं. समझ में आ गई बात? तो देखो, आपने सम का फॉर्मूला लगाना है. 6/2 2A + 5D इज इक्वल टू 36. और ये हो जाएगा 16/2 2A + 15D इज इक्वल टू 256. समझ में आ गया ना? हो जाएगा ये क्वेश्चन. बस इसका ना थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन मुझे ये था कि शायद आप करो. 6 लिखा है तो ये आ गया 36. 16 लिखा है तो क्या आ गया? 256. तो 10 टर्म्स का सम क्या होना चाहिए? 10 का स्क्वायर 100. ये सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स है. जस्ट एक ऑब्जर्वेशन थी आपके लिए कि अगर आप इसको ऑब्जर्व कर सकते, सॉल्व आप कर लोगे. ठीक है ना? देख, यहाँ से ये 3 आ गया, इसको सॉल्व किया, दिस इज 12. 2A + 5D इज 12. यहाँ सॉल्व किया, जैसे मैं अगर 16 करती हूँ इसको सॉल्व,
16 से कैंसिल कर दो, 16 32 आ जाएगा। 2a प्लस 15d इज 32, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, तो -10d इज इक्वल टू -20, d 2 आ जाता है, d 2 पुट करोगे तो a की वैल्यू क्या आएगी 1, 1357 वो बन रहा है, हो जाएगा ना। अब नेक्स्ट लिखो। ठीक है, कर दो इसको। एन एपी कंसिस्ट ऑफ, जो डिफरेंट है ना वो करवा रही हूँ, जिनका मुझे लगता है कि इजी वे आउट एग्जिस्ट करता है। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 37 टर्म्स, द सम ऑफ द थ्री middlemost terms, three middlemost terms is 225, and the sum of last three terms is 429. Find the it. थर्टी सेवन टर्म्स की सम एपी है। कल तो बताओ थ्री मिडल मोस्ट टर्म्स कौन सी होंगी। 37 + 1/2 मिडल मोस्ट टर्म कौन सी है, 38/2, 19th टर्म। तो ए 19th मिडल मोस्ट है। अब इससे इधर 18 टर्म्स, इधर 18 टर्म्स, ऐसे ही होगा ना। तो यहां से एक टर्म ले लूंगी और यहां से एक टर्म। So these are the three middlemost terms. So first my target is to find the three middlemost term. उनका सम आपको दिया हुआ है, A18 प्लस A19 प्लस A20 किसके इक्वल है 225। अच्छा लास्ट की थ्री टर्म्स कौन सी होंगी, 37, 36 एंड 35। इक्वेशन ठीक से बन जाएगी। बन जाएगी ना अब तो, है ना। ये आपके एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, इसका आंसर भी इजीली मिल जाएगा और आपकी वर्कशीट में भी दिया हुआ है। तो आई राइट A + 17D प्लस A + 18D, A + 19D is equal to 225. So 3A 35 + 19 44 नहीं होगा, नहीं ये 55, ये 35 हो गया और 19 54 होगा। 54 is 225, तो 3 कॉमन लिया, A + 14 नहीं 18 होगा ना, है ना। A + 18D is 225/3 which will be equal to 75, यही आता है। और यहाँ से लिखोगे A + 36D
a plus 35d a plus 34d is equal to 429. ca 105 d is equal to 429. a कॉमन लिया, साइंस की छुट्टी है आज। which will be 143, है ना। तो a plus 18d is equal to 75 और a plus 35d is equal to 143। सब्ट्रैक्ट करके वैल्यूज निकाल लो। b की वैल्यू 4 आ जाएगी। if b is 4 a is equal to, ठीक है। और एपी फाइंड करनी है तो आपने लिखा 3 7। अब तक एपी कैसा लग रहा है? इजी है, ठीक है। सिर्फ इक्वेशंस को फॉर्म करना आना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। बस लास्ट क्वेश्चन लिख लो। इसमें भी सिर्फ, क्योंकि यहाँ पर ना मिडल मोस्ट टर्म्स दी होती हैं, तो आप एपी कैसे फॉर्म करते हो। और मैंने जो एपी फॉर्म किया ना, मिडल मोस्ट टर्म्स को यूज किया, वो इस तरह से यूज किया कि मेरे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो। इन एन एपी sum of first 10 terms is minus 150 and the sum of next 10 terms is minus 550. Find the AP. जैसे लास्ट क्वेश्चन होगा उसके बाद छुट्टी, ठीक है। 10 टर्म्स का सम है माइनस 150 और नेक्स्ट 10 टर्म्स इज माइनस 550। फाइंड द एपी। पहली 10 टर्म्स का सम तो हम लिख सकते हैं ना, 10/2 2a। अच्छा, इसमें ना वही वंस अपॉन अ टाइम जैसे हम लिखते हैं, यहाँ पे द फर्स्ट टर्म इज a, कॉमन डिफरेंस इज d। एपी के हर एक क्वेश्चन में लिखना है। तो 2a plus 9d इज इक्वल टू 150 आ गया। यहाँ से ये कैंसिल कर दोगे, सो 2a प्लस 9d किसके इक्वल आ गया? -30। एक इक्वेशन बन गई। कि नेक्स्ट 10 टर्म्स का हम क्या करेंगे? 11 to a20, या तो ऐसे देखें, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट 10 टर्म्स का सम दिया हुआ है -150 और नेक्स्ट 10 टर्म्स का सम दिया हुआ है, तो क्या आप कर सकते हो S20 इज इक्वल टू सम ऑफ दीज टू। एक तो वे ये होता है, क्योंकि जो आप एपी को सम करते हो ना, वो बिगिनिंग से करते हो। आपका फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि मैं 11 से 20 टर्म्स को ऐड कर लूंगी। यहाँ पर ये फॉर्मूला जो है, ये फर्स्ट से लेकर लास्ट तक की टर्म है। अगर मैंने 10 टर्म्स ली है तो मैंने फर्स्ट टर्म इंक्लूड करके 10th टर्म को स्टॉप किया है। अगर नेक्स्ट 10 किया हुआ है तो इसका मतलब है मैंने इसको A11 से A20 तक लिखकर फिर कहा है -550। तो आपको पता है 11 कितना होता है? A प्लस 10d। A20 कितना होगा? A प्लस 19d। आपके पास अगर एपी की फर्स्ट टर्म हो और लास्ट टर्म हो और नंबर ऑफ टर्म्स हो, तब भी फॉर्मूला है ना हमारे पास। दिस इज हाउ आई व्यू इट। बट देयर आर चांसेस जब बच्चे कहते हैं कि मैम अगर फर्स्ट 10 दिया हुआ है और लास्ट 10 दिया हुआ है तो S20 मुझे पता है, टेल यू 10 टर्म्स, नेक्स्ट 10 टर्म्स, तो इसका मतलब S20 इज इक्वल टू -150 प्लस -550 कितना हो जाएगा? -700। इससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, जो आपको इजी लगे। आई प्रेफर इट डूइंग दिस वे। मुझे ये थोड़ा सा इजी लगता है, मुझे अच्छा लगता है ये वाला वे, तो मैं ऐसे सिखाती हूँ। पर हाँ, अगर आपका दिमाग चल रहा, कह रहे हो कि हाँ बिल्कुल -720 टर्म्स का सम है, तो डू इट दैट, ठीक है। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा 10/2 2a। बात वही बनकर आएगी, कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। यहां पर भी पुट करोगे ना नेक्स्ट, तो यही बनकर आएगा। देखोगे अपना इज इक्वल टू -5।
10/2. So 2a plus 9d is minus 30 और 2a plus 29d is minus 110. ठीक है, माइनस प्लस प्लस ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे माइनस होगा सॉरी, तो ये आ जाएगा -20d इज इक्वल टू +80. डी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस, डी -4 है तो ए भी निकाल सकते हो, -36 + 6 ए कितना आ जाएगा 3. ठीक है, तो आपकी एपी क्या बन गई 3 -1 -5 -9. सो हाँ हाँ, वो तो कुछ भी दे सकते हैं, वो तो नंबर्स पे डिपेंड करता है, कुछ भी आ सकता है, पर अगर फर्स्ट 10 दिया और नेक्स्ट 10 दिया तो आप फर्स्ट 20 टर्म्स बता सकते हैं. समझ में आ गया. चलो, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी अगर आपकी क्लास है कल.